आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ा या घटा देता है और यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अन्योन्य प्रेरण क्या होता है ये हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। जब हम लोग एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उससे पास स्थित दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो जो ट्रांसफार्मर है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, उसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, उसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये जो हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर है ये एसी वोल्टता को घटा देता है किंतु धारा के मान को बढ़ा देता है। और ये जो हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर के एसी वोल्टता को बढ़ा देता है और धारा के मान को कम कर देता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे धारा के मान को बढ़ाता है और कम करता है। ठीक, उसके बाद ये जो हमारी ट्रांसफार्मर है इसका बनावट। तो ट्रांसफार्मर के मुख्यतः तीन बनावट होते हैं। पहला होता है पटलित क्रोड, दूसरा होता है प्राथमिक कुंडली और तीसरा होता है द्वितीयक कुंडली। तो ये जो हमारा पटलित क्रोड है ये नर्म लोहे की आयताकार या वृत्ताकार पट्टियों से बना होता है जिसका बीच का भाग आयताकार या वृत्ताकार कटा होता है। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है और ये जो बना है ये है पटलित क्रोड। और ये जो डायग्राम है ये है अपचाई ट्रांसफार्मर का। यहाँ पर हम लोग बनाएंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और ये है पटलित क्रोड और ये किसका डायग्राम है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का।
तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे बनावट। तो ट्रांसफार्मर के 3 बनावट होते हैं, पटलित क्रोड, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। तो पटलित क्रोड है, ये जो पटलित क्रोड है ये नर्म लोहे की आयताकार या वृत्ताकार पट्टियों से बना होता है, जिनके बीच का आयता भाग है जो आयताकार या फिर वृत्ताकार कटा होता है। इस प्रकार की पट्टियों को हम लोग वार्निश इत्यादि की तह देकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं, इसी ही कहा जाता है पटलित क्रोड। अब क्रोड के पटलित होने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण भंवर धाराओं का मान कम हो जाता है। इसकी आमने सामने की भुजाओं पर हम लोग तांबे की विद्युत रुद्ध तारों से बनी कुंडली को लपेट देते हैं, उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और जिस कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है उसे हम लोग द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो अपचाई ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक होती है लेकिन तार पतला होता है, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम किंतु तार मोटा होता है। और ये जो हमारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर है इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है किंतु तार मोटा होता है। और इसकी जो द्वितीयक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या अधिक किंतु तार पतला होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली में अंतर पता होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखेंगे इसकी क्रियाविधि। तो जब हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच हम लोग क्या करते हैं, एसी वोल्टेज लगाते हैं। तो इससे कुंडली में क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है, और यह प्रत्यावर्ती धारा क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। अतः द्वितीयक कुंडली से क्या होती है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने लगता है, जिससे इसी आवृत्ति का इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। मान लेते हैं ये जो हमारा प्राथमिक कुंडली है इसमें फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं हम लोग NP है, P मतलब प्राइमरी, और फेरों की संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं। और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है, S मतलब सेकेंडरी। ठीक, तो यदि प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार क्या होता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का विरोध करता है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को E से प्रदर्शित किया जाता है। प्राथमिक कुंडली के लिए देख रहे हैं क्या हो जाएगा, EP। और प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का विरोध करता है। ये होता है हमारा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगा है ये भी हम लोग को पता है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब मान लेते हैं यदि प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण शून्य हो तो द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यदि फाई हो तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को कैसे लिखेंगे, उसके लिए ES, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी P आएगा ना, यहाँ पर -NS और d∅/dt, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ES/EP इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों कट जाएगा, NS/NP प्राप्त होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद आगे देखेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली में मान लेते हैं प्रतिरोध नगण्य है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, EP के सिरों के बीच AC वोल्टता किसके बराबर हो जाएगी, VP के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि द्वितीयक कुंडली के सिरे क्या हो, खुले हो तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ES है उसके बीच वोल्टता किसके बराबर हो जाएगी, VS के बराबर हो जाएगी। तो EP के जगह हम लोग क्या मान लेंगे, VP, और ES के जगह क्या मान लेंगे, VS। तो इसके इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, NS/NP। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। मान लेते हैं प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा क्या हो, IP, और द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धारा IS हो।
तब क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग प्राथमिक कुंडली में शक्ति निकालेंगे। तो जो प्राथमिक कुंडली में शक्ति है वो किसके बराबर हो जाएगी, Vp, और उसमें बहने वाली धारा Ip के बराबर। और उसी प्रकार से द्वितीय कुंडली की शक्ति किसके बराबर हो जाएगी, Vs इंटू Is के बराबर। तो इस प्रकार से प्राथमिक कुंडली में शक्ति और द्वितीय कुंडली में शक्ति दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, Vs अपॉन Vp निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, Ip अपॉन Is। इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। तो समीकरण नंबर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से Vp अपॉन Vs, ठीक, क्या है यहाँ पर Ep के जगह हम लोगों ने क्या लिखा है, एक मिनट ना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 1 को भाग दिया है तो ES अपॉन EP आया है, तो ये क्या हो गया, NS अपॉन NP। अब हम लोगों ने ES के जगह माना है VS और EP के जगह माना है VP, ठीक। तो ये VS अपॉन VP है। उसके बाद माना है प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा IP और IS हो, तो वो प्राथमिक कुंडली में शक्ति और द्वितीय कुंडली में शक्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। तो यहाँ पर से VS अपॉन VP का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, IP अपॉन IS। अब इक्वेशन 4 और 5 को मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, VS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन IS। तीनों समीकरण एक दूसरे के बराबर होंगे। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 से स्पष्ट है, यदि क्या हो, VS लेस देन VP हो अपचाई ट्रांसफार्मर में, तो NS लेस देन क्या होगा, NP, और IP लेस देन होगा IS। अपचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है, जिससे यह क्या करता है, धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। उसी प्रकार से अगर उच्चाई ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो उसके लिए कंडीशन है VS ग्रेटर देन VP हो तो NS ग्रेटर देन NP होगा और IP ग्रेटर देन IS होगा, क्योंकि उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। यह धारा की प्रबलता को घटा देता है। अब इसी में आगे हम लोग निकालेंगे परिणमन अनुपात। तो परिणमन अनुपात किसे कहते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, NS, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या मतलब NP के अनुपात को कहा जाता है परिणमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और इसको हम लोग स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो इससे अपचाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 से कम और उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम लोग नीटा से प्रदर्शित करते हैं, और ट्रांसफार्मर की दक्षता नीटा इक्वल टू होती है द्वितीय कुंडली में प्राप्त ऊर्जा बटे प्राथमिक कुंडली में प्राप्त ऊर्जा। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो 100% होती है, किंतु व्यवहार में यह संभव नहीं है। इसमें कुछ न कुछ ऊर्जा का क्षय अवश्य होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% से 99% तक होती है। अब हम लोग अगला निकालेंगे ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता, किंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय को हम लोग निम्न रूपों में देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ताम्र क्षय। तो ट्रांसफार्मर की जो कुंडलियां हैं वो किससे बनी होती है, तांबे के तार से बनी होती है। इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है, अतः इसमें धारा प्रवाहित होने पर जूल प्रभाव के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या करते हैं, ताम्र क्षय कहते हैं। और इस ताम्र क्षय को दूर करने के लिए तांबे के मोटे तार का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसमें ऊर्जा क्षय होता है चुंबकीय फ्लक्स क्षय। चुंबकीय फ्लक्स क्षय, तो चुंबकीय फ्लक्स क्षय क्या होता है, तो क्या होता है, प्राथमिक कुंडली से बद्ध जो
समस्त फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं होता, जिससे कुछ फ्लक्स का क्षरण क्या होता है, वायु में होते रहता है। इस प्रकार के क्षय को फ्लक्स क्षय कहते हैं। और प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली को एक दूसरे के ऊपर लपेट कर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्षय को कम कर सकते हैं। तीसरा इसमें क्षय होता है लौह क्षय। तो जो ट्रांसफार्मर का क्रोड है वो नर्म लोहे का बना होता है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो क्रोड में क्या होती है, भंवर धाराएं प्रेरित हो जाती है, अतः ऊर्जा का कुछ भाग भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। इस प्रकार के क्षय को कहा जाता है लौह क्षय। और पटलित क्रोड का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्षय को कम कर सकते हैं। अगला होता है शैथिल्य क्षय। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड बार बार चुंबकित और अचुंबकित होता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है, इसे ही हम लोग शैथिल्य क्षय कहते हैं। और इस क्षय को कम करने के लिए हम लोग क्रोड को नर्म लोहे का बनाते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे ट्रांसफार्मर का उपयोग। तो जो ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग हम लोग एलिमिनेटर और पावर सप्लाई में करते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, मोटर में करते हैं। और वेल्डिंग कार्य के लिए भी कम वोल्टता पर प्रबल धारा की आवश्यकता होती है, इससे ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक, और विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाने के लिए भी हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में आप लोग को इतना सारा टॉपिक पता होना चाहिए।